नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर के चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। साहित्य और साहित्यकार से जुड़ी हुई श्रृंखला में आज हम पुस्तक महानदी डॉक्टर नीलकेतन प्रधान की लिखी हुई कविता संग्रह पे चर्चा करेंगे और साथ ही है छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे, इस पर भी समीक्षा करेंगे। आज इसके लिए हमारे साथ अनुज कुमार तिवारी जी हैं। परिचय दे दें, इनकी जो साहित्य रचना है इसके बारे में आप बता दें। आभार सर्वप्रथम आपका आदरणीय डॉक्टर रश्मि कौशल जी, और इस जो केशव कल्चर स्टूडियो है इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक पर चर्चा पर हमें बुलाया। बहुत बहुत हृदय से आभार। अब डॉक्टर नीलकेतन प्रधान जी के बारे में आपने कहा कि उनके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। तो डॉक्टर नीलकेतन प्रधान ये प्रोफेसर रहे। आप जो है पूरा जीवन पठन पाठन में ही गुजरा है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में आपकी बहुत ही महती भूमिका है, क्योंकि आपने विश्व हिंदी अधिष्ठान संस्थान बनाया रायपुर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की धरती से इन्होंने हिंदी साहित्य सृजन और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का जो बीड़ा उठाया है, निसंदेह वो बहुत ही अभिनंदनीय है, वंदनीय है। डॉक्टर नीलकेतन प्रधान जी का जन्म जो हुआ वो 15 मई 1958 को हुआ। इनका जो ग्राम है वो लिप्तश्रिया रायगढ़। आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आते हैं और प्रोफेसर वहीं रहे किरोड़ीमल संस्थान में। तो इनके मन में कहीं न कहीं से हिंदी साहित्य के प्रति जो समर्पण भाव है उसी का समझिए ये प्रतिफल हमारे हाथ में है। इसमें किस तरह की कविताएं हैं और इसका मूल कथ्य क्या है? महानदी वास्तव में महानदी को लेकर के जो लोक संवेदना है, जो उनके हृदय के गहरे तक उतरी हुई है, उसी की अभिव्यंजना इसमें है। इसमें कई कविताओं का संग्रह है और खास करके इसमें कुररी जो है पक्षियों के जोड़े को लेकर के बहुत अच्छी रचना इनकी है। और कहा जाता है कि जैसे छायावाद के ये पुस्तक भी है, तो मुकुटधर पांडे जी की भी एक रचना आती है कुररी पर ही है, और ये कहा जाता है कि वो छायावाद की पहली रचना है, माना जाता है ऐसा। हालांकि विद्वानों में मतांतर होते रहते हैं, वो बात अपनी जगह है। तो जो वहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू है, जो नदियों का तरंग है, जो वहाँ का लोक जनमानस है, जो लोक तत्व की संचेतना है, उसको इन कृतियों में बहुत बखूबी उभारा है। और यहाँ तक कि आपको बताएं कि महानदी को लेकर के और कुररी के गीतों को लेकर के केशव कल्चर की जो संगीत का इनका विंग है, इन्होंने बहुत अच्छा सा उसमें संगीत में कंपोज किया है। ये आप जान लेंगे, बहुत बढ़िया संगीत में कंपोज किया है महानदी को भी लेकर के। और उसके लिए तो मैं हृदय से आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह सखी जी को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, और साथ में दीप्ति शुक्ला जी को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी रचनाओं को संगीत के माध्यम से जनमानस तक लाना ये वास्तव में बड़ा चुनौती भरा कार्य है, और आपने किया, इसलिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। और आप इसमें से कुछ पाठ करना चाहेंगे? जैसे देखिए महानदी का मैं जो इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जैसे इन्होंने माँ पर लिखा है। देखिए माँ पर इनकी कई रचनाएं हैं, बहुत छोटी छोटी रचनाओं को इन्होंने भी कोई बहुत तुकांत का मोह या कोई छंद का मोह ऐसा नहीं, हमने मतलब साहित्य के जो नए बदलाव हैं उन बदलावों को आत्मसात करते हुए, देखिए जरूरी नहीं कि जो तुकांत है बस वही कविता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हृदय के भाव की अभिव्यंजना के लिए शिल्प कैसा भी हो, अगर भाव सुदृढ़ हैं, अनुभूतियां
संवेदनाओं को छू रही हैं तो वह अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। वह कविता की श्रेणी में आएगी, काव्य की श्रेणी में आएगी। हाँ, उसके परंपरागत गैर परंपरागत रूप कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे आप माँ पर लिखा, सभी यहाँ आते जाते चलता रहता चक्र दुनिया में। देखिए, एक वैचारिक आयाम को बस 4 लाइनों में कह दिया है कि सभी यहाँ आते जाते चलते रहता चक्र दुनिया में, जन्म जन्मांतर दोनों में होती माँ, पहले आंसू आखिरी में खामोश। ये माँ का जज्बा है, ये माँ की संवेदना, माँ के प्रति समर्पण। देखिए, छोटी सी रचना में अनुभूतियों की सघनता है और यही भाव पक्ष ही किसी भी साहित्यकार को वास्तविक साहित्यकार बना देता है। अब इनकी रचनाओं में जैसे कुररी पक्षियों का जोड़ा लेकर के इन्होंने लिखा, तो करपाल को भी लेकर के इनकी रचना करपाल में भी है। करपाल में कुररी पक्षियों को लेकर, करपाल का मतलब होता है कि कड़वा काल, ऐसा समय जैसे अभी कोरोना काल गुजरा है हमारे बीच से। तो देखिए, एक कड़वाहट तो है, कितने लोग हमारे बीच से गुजर गए। और तो उन करपालों की, बहुत सारे करपालों को लेकर के इन्होंने करपाल करके कविता लिखी है। और कर पे लिखा है कि बेमौसम आधी रात बारिश मूसलाधार, शहर सारा अंधेरे में खोया, ठीक वैसा बरसों पहले हुआ करता था। देखिए, एक संवेदना है कि वर्षों पहले ऐसे होता था। आज हम पर्यावरण की जो दुर्गति कर रहे हैं, प्रभाव सामने है। कोई इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। इसे खुले मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। और इनका महानदी, कुररी, ये सब पर्यावरण संरक्षण को संदेश देने के लिए ही ये कथ्य, मूल भाव यही है कि हम अपनी पीढ़ी को, अपने संस्कारों को, अपनी सांस्कृतिक संचेतनाओं को कैसे सारगर्भित तरीके से उनमें संगोपित करते हुए उन तक पहुंचाते हैं। साहित्यकार ये होता है। तो इसके बाद देखिए, वर्षों पहले हुआ करता था गांव हमारा। देखिए, गांव की संवेदना को कैसे छुआ है। और कि गांव हमारा झर झर सर सर टप टप टप। देखिए, ये है नाद, ये है नाद सौंदर्य। देखिए, कविता में कितना बढ़िया नाद सौंदर्य है कि टप टप टप, बूंदा बांदी बीच बीच, झर 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 झर। ये है नाद सौंदर्य, ये कविता का नाद सौंदर्य है कि छप्पर से महानदी की धार एकाकार, यानी ग्रामीण अंचल का जो छप्पर है वो भी चू रहा है पानी और उससे धार बह रही है। इस संवेदना को कितना बखूबी से आदरणीय डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी ने इसमें रखा है। तो निसंदेह यह अभिनंदनीय है। बिल्कुल, हमारी युवा पीढ़ी जो, अब हम ये नहीं कहते कि पूरा भारत का प्रतिबिंब सिर्फ गांव में ही है, जी ऐसा नहीं है। आप चर्चा पहले भी जैसे हुई कि अब हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां 40% के लगभग तो नगरीकरण है। तो अब ये नहीं कह सकते कि नहीं पूरा बिंबो है उभरता है। अब बिंब उभर रहा है, लेकिन ये है कि जो लोक संवेदनाएं जुड़ी हैं वो ग्रामीण अंचल में ज़्यादा गहरे हैं। और ऐसा नहीं कि शहर से कोई वहाँ जोड़ना नहीं चाहता। तो मूल कथ्य जो आपने कहा महानदी का, तो ये यही है मूल कथ्य। अब मैं इस पुस्तक पे चर्चा करना चाहूंगी, छायावाद के 100 वर्ष। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि छायावाद क्या है और छायावाद के मुख्य स्तंभ कौन कौन हैं? अच्छा प्रश्न है आपकी। छायावाद क्या है? वास्तव में हिंदी साहित्य की इतिहास की परंपरा में छायावाद उस कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है जो 1918 के बाद की जो प्रवृत्तियां हैं, 1918 से 1936 तक का जो कालखंड है वो छायावाद का कालखंड माना जाता है। 1918 से 1936? हाँ, सिर्फ 18 साल? तो 20 साल बहुत होता है एक प्रवृत्ति के लिए। जैसे उसके पहले द्विवेदी युग है, 1900 से 1918 के आसपास हम आते हैं। प्रवृत्तियां एक दिन में बदलाव नहीं आती। जैसे साहित्य का है भाई, मनुष्य की बदलती हुई चित्तवृत्तियों को, तो 1900 में स्थितियां कुछ और थी, 1920 की स्थितियां कुछ और थी। भारत उस समय परतंत्र था और उस दौर से हिंदी साहित्य भी अपने
प्रारंभिक खड़ी बोली से उभर रही थी। तो ऐसे में तब तो सही तो ये है कि उसके पहले तो हिंदी भाषा में जो कविता का मूल भाषा हुई वो ब्रज भाषा रही, अवधी हुई, फिर ब्रज हुई, तो ब्रज में लिखना लोग ज्यादा पसंद करते थे। तो छायावाद ने तो खड़ी हिंदी बोली को काव्य के अनुरूप ढाला, ये सबसे बड़ी देन है। और आपने कहा कि छायावाद की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, तो 1918 से लेकर 1936 के काल को हम छायावाद के नाम से, और इस किताब का जैसे ये सामने रखी हुई है, तो छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे, आपको बता दें कि इस किताब पर जितना शोध करके यह संकलन किया गया है, निसंदेह यह हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर है। इसलिए मील का पत्थर है कि जब भी हमें छायावाद को जानना हो, समझना हो, और छायावाद पे विशद रूप से हमारे जो शोधार्थी हैं वो भी करना चाहिए, पीएचडी वाले भी, तो उनको भी बहुत सारी सामग्रियां इसमें मिल जाएंगी। इसका संकलन करके सामान्य जन तक पहुंचा देना, इसके लिए मैं डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी को बहुत बधाई भी दूंगा और बहुत बहुत उनका आभार है साहित्य जगत की तरफ से। निसंदेह यह बहुत बड़ा काम है। आप मुकुटधर पांडे जी के बारे में लोगों को बताइए। देखिए, मुकुटधर पांडे जी जो है उस कालखंड के, छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे का ही किया हुआ है। उन्होंने शारदा पब्लिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ था कि 3-4 उनकी लेखमालाएं आई थी, उनमें उन्होंने पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो इसके बरक्स माना जाता है कि छायावाद जो नामकरण है वो मुकुटधर पांडे जी का ही दिया हुआ है। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद का नामकरण किया और उनके नाम से ये छायावाद बाद में प्रचलित हो गया। और आपने एक प्रश्न किया कि छायावाद की मूल प्रवृत्तियां या स्तंभ, तो आपको बता दें कि छायावाद की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह प्रकृति का मानवीकरण और स्थूल शरीरी प्रेम नहीं, सूक्ष्म प्रेम की तरफ गति है, और उस पर रहस्य का आवरण है, रहस्यवाद भी है। यानी वैयक्तिक अनुभूतियों को रहस्य के आवरण में लिपटा करके छायावाद आगे बढ़ता है। और छायावाद हिंदी साहित्य में जो काव्य क्षेत्र है उसमें खड़ी बोली हिंदी को बहुत अच्छे से स्थापित कर देता है। तो छायावाद की ये मूल प्रवृत्ति थी। छायावाद के आधार स्तंभों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, हमको लगता है कि हिंदी साहित्य की अगर सर्वश्रेष्ठ कृतियों की जब भी बात होगी तो हम कामायनी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कामायनी को तो भाई हिंदी साहित्य में छायावाद का शीर्ष कहा जा सकता है। और प्रबंध काव्य 15 सर्गों में वह भी मानवीय संवेदनाओं को, मानव के जो परिवर्तन है प्रतीकों के माध्यम से, मानव श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से प्रतीक मान करके बहुत बढ़िया प्रतीकात्मक काव्य है। और वह हमारे वर्तमान पीढ़ी को भी निकलने के लिए मौका देता है। दूसरे देखिए, उसी समय महाप्राण निराला जी हैं, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इत्तेफाक देखिए कि मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ महाप्राण निराला जी का जन्मस्थल है। हालांकि जन्मस्थल तो मर्यादल वहाँ है, लेकिन उनकी जो पैतृक भूमि है वो गढ़ाकोला उन्नाव है। और गढ़ाकोला उन्नाव की धरती की रजकण हमें प्राप्त हुई है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इसी के बाद आप देखें तो सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रकृति का वह सुकुमार जो हमें लगता है न भूतो न भविष्य, प्रकृति का जो चित्रण किया है, मानवीकरण किया है, तो बहुत बहुत शानदार। इसके बाद आती हैं आदरणीय महाकवयित्री महादेवी वर्मा जी। तो ये सब स्तंभ है। तो छायावाद में बृहत्त्रयी और लघुत्रयी तीनों, तो जिसमें प्रसाद पंत निराला, और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा जी हैं, इसके बाद भगवती चरण वर्मा जी हैं। मतलब एक पूरा कालखंड है। तो उस कालखंड पर अगर एकेडमिक रूप से कोई बेहतर काम हुआ है तो डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी के संपादन में हुआ है। और ऐसी किताबों को हम बार बार कहेंगे कि ऐसे काम हिंदी साहित्य जगत में होने चाहिए। और भी कालखंड है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, तो ये सब हैं। ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये हिंदी साहित्य के शोधार्थियों को तो समझ में आएगा जी, लेकिन
ये जो पुस्तक है जिसमें इतना श्रम किया गया है, जी। इतना संकलित करने में समय लगा होगा, जी इसका और क्या उपयोग है हिंदी साहित्य में? ये किस तरह से अपना स्थान रखता है? बिल्कुल, हिंदी साहित्य में इसमें 2-3 खंड बनाए गए हैं जिसमें मुकुटधर पांडे के बारे में भी बताया गया है, इसमें छायावाद की मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया है और छायावाद के वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिकता के बारे में भी 3 खंड करके बहुत अच्छे से इस किताब को संकलित किया गया है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ शोधार्थियों के लिए ही है, हिंदी साहित्य का या साहित्य का, वो चाहे शोधार्थी तो अलग बात होगी, जो शुभ चिंतक है, जो आनंद कविता का लेना चाहता है, तो इसमें ये बात नहीं कि सिर्फ ऐसे लिखा गया है कि नहीं सब वही है। आप इसमें कविताओं का भी संकलन है, बहुत अच्छी रचना धर्मिता है और इन रचनाओं को पढ़ने के बाद आपको निसंदेह साहित्य का भी आनंद आएगा और शोधार्थियों को शोध का आनंद आएगा। तो ऐसे पुस्तकों तो हिंदी साहित्य की समृद्धि में इस संकलन को आप किस तरह से रेखांकित करना चाहेंगे? हिंदी साहित्य की समृद्धि में यह एक मील का पत्थर है और यह आगे के नए मार्ग, नए आयाम खोलता है। नए मार्ग, जैसे अब ये पुस्तक आई तो इस पुस्तक के आधार पर बहुत सारे विमर्श नए नए वादों प्रतिवादों पर होते हैं, होने ही चाहिए। जरूरी थोड़े है कि जो हमारी परंपराओं से चलाया आ रहा है हम उससे इतर नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक समझिए कि लकीर खींचती है। तो वर्तमान साहित्य जो है इसमें एक तरह के हैं पाठक जो कथा, कहानियाँ, कविताएं वैसी चीज़ें पढ़ते हैं और यह एक गंभीर साहित्य या इसको बोलेंगे कि हम एकेडमिक बुक के रूप में इसको लिया जाएगा। तो इसको आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं, इसकी क्या विशेषता है और इसको सिर्फ शोधार्थी ही पढ़ सकते हैं या बाकी लोग? जैसे जी आपने सही कहा कि जरूरी नहीं, हमने ये नहीं कहा, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको शोधार्थी ही पढ़े, ऐसा नहीं है भाई। छायावाद, जैसे मान लीजिए ऐसे देख ले, कोई कविता में रुचि रखता हो और कविता लेखन कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो कविता लेखन कर रहा है, कविता को समझना चाहता है, कविता को आगे कैसे कर पाए इसके लिए, तो अगर वह किताब ये पढ़ता है तो उसे बहुत सारी दृष्टि मिलती है, बहुत सारे रचनाकार इसमें हैं। एक और दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई कविता न भी लिखता हो तो अगर वह इस किताब को उठा ले, आराम से पढ़ना शुरू कर दें, उनको साहित्य का आनंद मिलेगा। उनको कभी ये नहीं लगेगा कि इस पुस्तक को पढ़ करके हम बोझिल महसूस कर रहे हैं या इतनी मोटी पुस्तक है। हाँ, ये काफी मोटी पुस्तक है, तो देख के ऐसा लगेगा बिल्कुल बोझिल नहीं महसूस होगी आपको। और आपको बता दें कि ये बताया ना कि हिंदी साहित्य में वर्तमान संदर्भ में ये एक नया मील का पत्थर स्थापित करती है, ये विमर्श को बढ़ावा देती है और साथ साथ साहित्यिक अभिरुचियों वालों को भी मौका देती है कि वह जाने, समझें और साहित्य की समझ को विस्तृत करें। अनुज जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस पुस्तक पे चर्चा की, छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे। यह संकलन है, इसमें छायावाद के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। यह सिर्फ जैसा अनुज जी ने बताया कि पीएचडी के शोधार्थियों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी उपयोगी है जिनको साहित्य में रुचि है, जो हिंदी कविता को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी गहराइयों को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, किस खंड काल में किस तरीके की रचनाएं हुई है। छायावाद के बारे में संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे संकलित है। साथ ही हमने इस पुस्तक पर चर्चा करी महानदी। यह भी डॉक्टर मीन केतन प्रधान की लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। इस पे अनुज जी ने अपने विचार रखे। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जिस तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताया इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि कौशल जी और पूरे केशव कल्चर के स्टूडियो को मैं फिर से धन्यवाद हृदय से ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पुस्तक पर चर्चा पर हमें बुलाया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद और आभार।